सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। परिष्कार कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की। तो ये सीबीएसई का परिष्कार परिवार ने सीबीएसई बोर्ड का ये कंप्यूटर साइंस का एक पेपर तैयार किया है, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे कि उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। उप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं, तो उप्स के बारे में बात करेंगे। इसी के अंदर हम डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे, इसी के अंदर हम नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कंप्यूटर साइंस की पीपीटी को। तो देन नेक्स्ट देखिए, ये सारी पीपीटी मेरे पास में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। एक परिष्कार परिवार ने आपके लिए एक मॉडल पेपर बनाकर तैयार किया है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपका पेपर किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से मार्किंग होती है। तो देन देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास में पहले ही इसके अंदर जो आता है वो सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास में ये क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, जिसमें सेक्शन ए के अंदर हमारे पास में पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब देखिए, ये उप्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास में देखिए एक डायग्राम है। इनहेरिटेंस में होता क्या है, देखिए पहले यहाँ पर हमारे पास में बर्ड नाम से एक क्लास है। ये क्लास है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास के सब क्लास की, यानी क्लास के अंदर सब क्लास की। तो ये एक क्लास बन के तैयार हो रही है हमारे पास में बर्ड। अब बर्ड के अंदर क्या क्या आता है, बर्ड के अंदर क्या क्या आता है, उसके ऊपर बात करते हैं हम। फेदर, बर्ड के फेदर भी होते हैं, यानी पंख भी होते हैं, एग भी होते हैं। ये बर्ड की सब क्लास है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास, तो ये हमारी सब क्लास है। और इसी के अंदर हमारे पास में बर्ड्स के अंदर कौन कौन सी चाइल्ड क्लासेज आती हैं, वो है फ्लाइंग बर्ड एट्रीब्यूट्स, नॉन फ्लाइंग बर्ड एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होता है। तो देखिए, हम इसका आंसर देखिए। इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ अनदर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड parrot is part of the class flying bird, which is again a part of the class bird. Explain the data hiding with respect to OOP. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डाटा हाइडिंग विथ रेस्पेक्ट टू OOP। इसके आंसर पे हम बात करते हैं। डेटा हाइडिंग कैन बी डिफाइंड एज द मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग द डेटा ऑफ ए क्लास फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड or to be precise from other classes. Data hiding is achieved by making the members of the class private. Access to private members is restricted and is only available to the members function of the same class. However, the public part of the object is accessible outside the class. तो देखिए, डेटा हाइडिंग यहाँ पर हम जो बात करते हैं कि डेटा एक्सप्लेन डेटा हाइडिंग, तो हमारे पास में टू टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारे पास में होता है पब्लिक, एंड नेक्स्ट होता है हमारे पास में प्राइवेट, ठीक है। एक थर्ड और स्पेसिफायर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड। तो देखिए, पब्लिक के अंदर हम जो भी क्लास बनाते हैं, उस क्लास को हम अदर क्लासेस में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने बर्ड क्लास बनाई है, जिसको मैं उस क्लास को मैं अदर और क्लास में भी इनहेरिटेट कर सकता हूं और क्लास के अंदर भी यूज ले सकता हूं। प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर हम जो भी क्लास बनाएंगे वो सिर्फ उसी क्लास में काम आएगी और उसको हम अनदर क्लास में काम नहीं ले सकते। प्राइवेट के अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ ओनली प्राइवेट रहेगा, वो अदर किसी क्लास में काम नहीं आएगा। बट पब्लिक के अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो सभी क्लासेस में हम उसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड यानी हम पर्टिकुलर किसी क्लास को प्रोटेक्टेड करके अदर क्लास में उसको इनहेरिटेट कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम दूसरी जगह एक्सेस कर सकते हैं। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है मेरे पास में, कि ये मेरे से पूछ रहा है, एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल
फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल इज कॉल्ड। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड, यानी विदाउट बैकग्राउंड कि जो होता है हम उसे किस नाम से पुकारेंगे। तो देखिए पहले का आंसर होगा मेरे पास में डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है रैपिंग द ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, यानी रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड एसोसिएट फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट आता है इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब क्लास के जो इंस्टेंस होते हैं, क्लास जिस इंस्टेंस से मिलकर मिलती है, इंस्टेंस मीन्स होता है भाग, यानी भाग, क्लास जिस इंस्टेंसों से मिलकर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लिस्ट सम ऑफ इट्स एडवांटेज। तो देखिए यहां पर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ओप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिस्ट सम ऑफ इट्स एडवांटेज, के उसके क्या एडवांटेज है। पहले तो हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ओप अलाउ डिकम्पोजिशन of a problem into a number of entities called objects and then build data and function around these object, ठीक है। और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो सिंप्लिसिटी, मॉडिफाइबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड मेंटेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लिसिटी, हम आराम से किसी ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से उसको कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मल तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, उसको आराम से मेंटेबिलिटी, उसको मेंटेन आराम से कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, यानी देखिए मैन जो होता है, रीयूजेबिलिटी होता है इसके अंदर जिसके उसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस से रीयूज कर सकते हैं, किसी क्लास बना के हम उस क्लास को दूसरी जगह यूज में ले सकते हैं। सिक्योरिटी, एंड देन हम उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक्सेस स्पेसिफायर बताए थे आपको, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए राइट द टाइप ऑफ C++ ऑपरेटर, अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि ये C++ के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर किस सीक्वेंस में काम आते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि राइट द टाइप ऑफ, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में लॉजिकल आता है, सेकंड हमारे पास में रिलेशनल आता है, थर्ड हमारे पास में लॉजिकल आता है और देन अर्थमेटिक आता है। तो देखिए ये सारे ऑपरेटर हम सी के अंदर भी पढ़ते हैं और C++ में भी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा एनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग, आल्सो गिव एन एग्जाम्पल इन C++ टू इलस्ट्रेट बोथ। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग, ये क्वेश्चन दोबारा है, इससे पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होगा। डेटा एनकैप्सुलेशन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट को या पूरी क्लास को हम सिक्योर करते हैं, हम उसको रैप करते हैं, है ना, पर्टिकुलर एक कैप्सूल के अंदर उसको बंद करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। एंड डेटा हाइडिंग के अंदर हम किसी डेटा को कैसे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको प्राइवेट करके करेंगे, पब्लिक करके करेंगे या प्रोटेक्टेड करके करेंगे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पहले हम बात करते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन की। तो द रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर वेरिएबल्स। तो देखिए जिस एनकैप्सुलेशन के अंदर हम जिस डेटा को या जिस ऑब्जेक्ट को सिक्योर करते हैं उसके अंदर हमारे पास में मेंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल जो हम देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर वेरिएबल देता हूँ कि इंटीजर x, है ना, तो ये x क्या है, x क्या है, ये मेरा मेंबर ऑफ वेरिएबल है। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, तो ये मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज डेटा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन C++ विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। अब देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेड इन C++ विद द हेल्प ऑफ क्लासेस, जो कि क्लास की हेल्प करते हैं, ये सारे क्या करते हैं, क्लास की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटा हाइडिंग की। व्हेन मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शन आर बाइंडेड इनटू ए सिंगल यूनिट। तो वही मैंने आपको बताया था, एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड करना, ठीक है, यूनिट, देन द डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड
and only those function which are wrapped in that class can access it. Data hiding is implemented C++ with the help of private and protected keyword. तो देखिए यहाँ पर हम डेटा को हाइड करते हैं, डेटा को छुपाते हैं किस कीवर्ड के थ्रू? प्राइवेट कीवर्ड। किस कीवर्ड के थ्रू? प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर हम जिस स्पेसिफायर के थ्रू हम डेटा को हाइड करते हैं वो कौन सा होता है? प्राइवेट, जिसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7। तो हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीमॉर्फिज्म? गिव एन एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग इट्स यूज इन C++ प्रोग्राम। तो देखिए इसके आंसर के ऊपर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और मैसेज इन मोर देन वन फॉर्म। C++ implements polymorphism through overloaded function and overloaded operator। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास में 2 आते हैं, एक तो ओवरलोडेड फंक्शन और एक होता है ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे पास में इसके साथ में एक प्रोग्राम भी है जिसके अंदर मैं ओवरलोडेड ऑपरेटर और ओवरलोडेड फंक्शन के बारे में बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लोट कंप्यूट के नाम से फ्लोट एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने रिटर्न और ये मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया है ए, यानी फ्लोट ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी। फ्लोट कंप्यूटर फ्लोट ए फ्लोट बी रिटर्न ए, फिर वापस से ये रिटर्न करेगा इसको वैल्यू को। देन क्लास पर्सन, ये एक मेरी क्लास है पर्सन के नाम से, इसको एलोबरेट करना है। कैरेक्टर नेम 30, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक एरे डिफाइन किया है नेम के नाम से जिसकी साइज़ मैंने दी है 30, जिसकी साइज़ मैंने क्या दी है 30। फिर इंटीजर एज किया है, पब्लिक किया है और वॉइड डेटा का गेट करके मैंने इसको डिस्प्ले और गेट डेटा के अंदर इसको शो किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो देखिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, तो देखिए पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की। इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम। तो देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर होता क्या है कि हमारे पास में जो क्लास का नेम होता है वो सेम होता है, यानी हम जितने भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, मल्टीपल टाइप फंक्शन बनाएंगे, उन सब की क्लास के नेम क्या होंगे? सेम होंगे। इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम प्रोसीड बाय द टिल्ड साइन। तो देखिए और यहाँ पर हम डिस्ट्रक्टर, यानी मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो बात यह है कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास में प्रोग्राम के अंदर मेमोरी अलोकेशन के काम में आता है और डिस्ट्रक्टर हमारे पास में प्रोग्राम के अंदर मेमोरी डी अलोकेशन के काम में आता है। तो वो कैसे होगा? देखिए, इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप। तो देखिए एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मैंने एक मेंबर नाम से एक क्लास बनाई है। इस क्लास को मैंने पब्लिक रखा है, यानी इस क्लास को मैंने पब्लिक रखा है। पब्लिक रखते ही मैं इसको कहीं दूसरी जगह भी एक्सेस कर सकता हूँ। और ये एक फंक्शन बनाया है मैंने मेंबर के नाम से, ये मेरा कंस्ट्रक्शन का फंक्शन है। कंस्ट्रक्शन के मैंने सेम क्लास बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर मैंने इसको प्रिंट कराया है सी आउट के अंदर, आई एम ए कंस्ट्रक्टर ऑफ मेंबर क्लास, यानी ये कंस्ट्रक्टर का। और देखिए यहाँ पर टिल्ड साइन के साथ मैंने इसको डिस्ट्रक्टर कर दिया है। पहले तो मैंने, अब इसमें फंक्शन में समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने पहले इस फंक्शन में करा क्या है और फिर बाद में मैंने इसमें क्या किया है। तो पहले इस फंक्शन के अंदर मैंने एक मेंबर के नाम से क्लास बनाई है, पहले मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है और फिर मैंने इसको डिस्ट्रक्टर किया है। तो देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पहले इसको मेमोरी एलोकेट की है, किसके अंदर? मेंबर फंक्शन के अंदर, और है ना, मेंबर फंक्शन के अंदर। और फिर उसी मेंबर फंक्शन के अंदर मैंने मेमोरी डी एलोकेट की है, यानी मेरे पास में ये मेंबर फंक्शन के अंदर पहले तो मेमोरी एलोकेट होगी, देन फिर उसके बाद में डीलोकेट होगी। और जिसको डिस्ट्रक्टर के अंदर हम जो भी डिस्ट्रक्टर में हम जो भी चीज़ यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर यानी मेमोरी डीलोकेट के काम आता है। आपने जो भी स्पेस रखा है उसको खाली करने के काम में आता है, उसमें हम टिल्ड साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर मेरे पास में, एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग विद एन एग्जाम्पल। तो देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग में होता क्या है कि हम एक ही प्रोग्राम बनाते हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर हम एक ही नेम के फंक्शन को यूज में लेते हैं, एक ही नेम के फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम में यूज में लेते हैं। तो कैसे करते हैं? देखिए
when several function declaration are specified for a single function name in the same scope, the function is said to be overloaded. In other languages, the same function name can be used to define multiple functions with different number and types of arguments. देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग विद एन एग्जाम्पल। तो देखिए बात कर रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो पहले यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एक ही नाम के फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज में लिया है। मतलब हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एक ही नाम के फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज में लिया है, उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो देखिए व्हेन सेवरल फंक्शन डिक्लेरेशन आर स्पेसिफाई फॉर ए सिंगल फंक्शन नेम in the same scope, the function is said to be overloaded. In other languages, the same function name can be used to define multiple functions with different member and type of argument. तो देखिए जो मैं बोलना चाहता हूं वो आपको इस एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या है, एक फंक्शन बनाया है DEF टेस्ट के नाम से, DEF टेस्ट के नाम से, ठीक है, टेस्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया है। और देखिए ये फंक्शन मेरे पास में कई बार बनेगा, मल्टीपल टाइम मैं इसको यूज में ले रहा हूँ। और इसके अंदर पहले मैंने ये फंक्शन बनाया, फिर इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं A और B, और उन आर्ग्यूमेंट को मैंने पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर के जरिए प्लस कराया है, यानी प्लस करा के वैल्यू इसको वापस दी है। फिर सेकंड टाइम भी मैंने इसी फंक्शन को यूज किया है जिसमें मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, और उसके अंदर मैंने A प्लस B प्लस C को वापस से इसको रिटर्न किया है वैल्यू देके। यानी यहाँ पर A प्लस B में मान लीजिए कि A की वैल्यू 1 है और यहाँ पर वैल्यू 2 है, तो मेरे पास में 3 लोड होगा, है ना। और ये सेकंड फंक्शन के अंदर मेरे पास में 3 आर्ग्यूमेंट है, 1 प्लस 2 प्लस एंड 3, तो यहाँ पर मेरे पास में 6 लोड होगा, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने मल्टीपल टाइम एक ही नाम के फंक्शन को यूज किया है, ठीक है। देन आगे चलते हैं इसी में। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए मेरे पास में ये पूछ रहा है, एनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ OOP, हाउ इज इट implemented in C++? Define the term data encapsulation in terms of object-oriented programming. Give a suitable example using C++ code to illustrate the same. तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं, इस पे बात करते हैं। पहले तो मैं आपको इससे पहले के क्वेश्चंस के अंदर बता चुका हूं कि एनकैप्सुलेशन होता क्या है। एनकैप्सुलेशन हमारे किसी भी पूरे ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, एक कैप्सूल के अंदर बाइंड रखता है, रैपिंग द डेटा होता है जिसके अंदर हमारा मेंबर ऑफ वेरिएबल भी आते हैं, डेटा टाइप भी आते हैं, मेथड भी आता है, और इन सबको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? एनकैप्सुलेशन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। तो वही मैंने आपको बताया, एक सिंगल यूनिट के अंदर किसी भी डेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना, यानी एक सिंगल यूनिट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना एनकैप्सुलेशन कहलाएगा। दैट सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्लास। उस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एक क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑपरेटर टू एग्जिबिट और शो डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखिए हम किसी प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट ऑपरेटरों को कॉल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एग्जांपल देखिए, कंसीडर द ऑपरेशन ऑफ प्लस। हम इसको प्लस साइन से कंसीडर करते हैं। ऑपरेशन इज सम इफ ऑपरेंड्स आर इंटीजर टाइप एंड द ऑपरेशन इज कंस्ट्रक्शन इफ ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम हमारे। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग विद एन एग्जांपल। तो देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग का मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के फंक्शन को
मल्टीपल टाइम यूज में लेना क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो व्हेन सेवरल फंक्शन डिक्लेरेशन आर स्पेसिफाइड फॉर ए सिंगल फंक्शन नेम इन द सेम स्कोप, द फंक्शन इज said to be overloaded. In other language, the same function name can be used to define multiple function with different number and टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो देखिए मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर मैंने ये फंक्शन बनाया है टेस्ट के नाम से, ठीक है, और देन फिर मैंने इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए हैं ए और बी, फिर मैंने इसको वैल्यू रिटर्न की है ए प्लस बी करके, मैंने इसको वापस वैल्यू रिटर्न की है। फिर एक फंक्शन और बनाया एक फंक्शन सेम नाम से मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, पहले सेम नाम से ये था, फिर दूसरे नंबर से सेम नाम से यही फंक्शन है, उसके अंदर मैंने वापस से आर्ग्यूमेंट पास किए ए बी सी और उनको तीनों को प्लस करके मैंने वैल्यू रिटर्न की है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर हम एक ही नाम से इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम में यूज में ले रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ग्रेजुएट भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है। तो इनहेरिटेंस हो गया ये एक तरह का कि एक स्टूडेंट के बाद वो ग्रेजुएशन भी करेगा और देन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा। नेम द बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास which concept of OOP is implement in the figure given above। तो देखिए ये यहाँ पर जो क्लासेस बन रही है, दिस इज माय बेस क्लास, ये कौन सी क्लास बनेगी, बेस क्लास। ये कौन सी बनेगी, ड्राइव्ड क्लास। ये कौन सी क्लास बनेगी, ड्राइव्ड क्लास। और देन ये वाली क्लास कौन सी बनेगी, चाइल्ड क्लास। कौन सी बनेगी, चाइल्ड क्लास। तो देखिए यहाँ पर ये बात करते हैं हम बेस क्लास। तो स्टूडेंट हमारी बेस क्लास है, ड्राइव्ड क्लास ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो देखिए इसको हम चाइल्ड भी बोल सकते हैं, बट ये ड्राइव के अंदर ही आएगी क्योंकि एक स्टूडेंट ग्रेजुएट भी करेगा और देन पोस्ट ग्रेजुएट भी करेगा। ये इनहेरिटेंस है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोग्राम वेरी केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ दोज हेडर फाइल्स which are essential, need compile and execute the following program successfully। void main। तो देखिए void main कैरेक्टर टेक्स्ट, ये हमारे पास में एक एरे डिफाइन किया है ना, एक एरे ये डिफाइन किया है, गेट टेक्स्ट दिया है, strcpy पॉइंटर के अंदर आपने देखा होगा strcpy में हम कॉपी करते हैं एक न्यू टेक्स्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉर, यहाँ पर मैंने कंडीशन दी है फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने इफ लगाकर इसको किया है, तो पुट्स टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर देखिए कि यहाँ पर हमसे जो ये पूछ रहा है, वापस हम बात करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर जो मैन लाइब्रेरी फाइल होगी वो कौन सी होगी। तो देखिए ये टू टाइप की हम लाइब्रेरी फाइल यूज करते हैं, एक तो stdio.h और string.h, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखिए यहाँ से मेरा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी के अंदर मेरे पास में पहला क्वेश्चन आता है डेटाबेस का, किसका, एसक्यूएल का। तो देखिए एसक्यूएल का पहला जो क्वेश्चन आता है, इसके अंदर पूछ रहा है राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर फर्स्ट एंड फोर्थ एंड फाइंड आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरीज फिफ्थ एंड एट्थ विच आर बेस्ड ऑन द टेबल्स। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरी फर्स्ट और फोर्थ फिफ्थ और एट्थ बेस्ड ऑन द टेबल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए इसका आंसर क्या शो करेंगे हम, सिटी, सैलरी, फ्रॉम, ट्रेनर, ऑर्डर एंड हायर डेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिस्प्ले द ट्रेनर नेम, सिटी एंड सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हायर डेट। तो देखिए अब यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमसे पूछ रहा है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या करना है उसी क्वेश्चन से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाएंगे तो सेलेक्ट सिटी, सैलरी, फ्रॉम, ट्रेनर, ऑर्डर बाय, हायर डेट, ये क्वेरी हम प्रोवाइड करेंगे इसे, और देन ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू डिस्प्ले द टी नेम एंड सिटी ऑफ ट्रेनर हु जॉइंड द इंस्टीट्यूट इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2001।
तो देखिए आंसर सेलेक्ट, उसी क्वेश्चन से सेलेक्ट, वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टी नेम, है ना। क्यूरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम, सेलेक्ट, ये मेरा टेबल नेम है टी नेम, उसके अंदर सिटी है, सिटी में से हम सेलेक्ट करेंगे सिटी, यानी सिटी वाली सिटी में से। एंड ट्रेनर वेयर, हायर डेट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बिटवीन 2001, और ये मेरी डेट है एंड 2001 टू 1231। फिर सेकंड ये क्यूरी भी मैं इसको दे सकता हूँ, और थर्ड इस क्यूरी से भी मैं काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको टू डिस्प्ले द टी नेम यानी टेबल नेम के अंदर सिटी ऑफ ट्रेनर एंड हु जॉइंड द इंस्टीट्यूट इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 17 है टू डिस्प्ले टी नेम, हाई डेट, सी नेम, स्टैंडर्ड start date from tables, trainer and course of all those course whose fees is less than or equal to 10,000। तो देखिए इसकी क्वेरी क्या होगी। सेलेक्ट, टेबल सेलेक्ट करेंगे, हाई डेट, सी नेम, स्टार्ट डेट फ्रॉम ट्रेनर। अब कहाँ से, किस में से हमें लेना है, ये मैंने सेलेक्ट करने के बाद में फिर मैं फ्रॉम का मतलब कहाँ से हमें लेना है, ट्रेनर, कोर्स में से, वेयर। अब ये कंडीशन लगेगी वेयर के बाद में, ट्रेनर, टीआईडी, कोर्स, टीआईडी एंड फीस 10,000। अब ये हमारे पास में डेटा इसका निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 18 टू डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रेनर्स फ्रॉम ईच सिटी। तो देखिए इसकी हम क्या क्वेरी जनरेट करेंगे। सेलेक्ट सिटी, काउंट, एस्ट्रिक एंड फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम यानी इसमें से ट्रेनर ग्रुप बाय सिटी, ठीक है, ये क्वेरी जनरेट करेंगे, देन हमारे पास में आंसर उसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में सेलेक्ट टीआईडी, टी नेम फ्रॉम ट्रेनर वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली और मुंबई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए टीआईडी यानी जो मेरी टीआईडी उसको टी नेम की टेबल को शो करेंगे, 103 के अंदर मेरा डिपार्टमेंट शो होगा, 106 आईडी के अंदर मेरा मैन मनी प्रभा के नाम से शो होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे पास में, फिर मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। वेयर सिटी, इस सिटी के अंदर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी, उस आईडी से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो टी नेम की टेबल है 103 पे, यहाँ पे 103 पर हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ पीटीआई है, ठीक है, और मनी प्रभा है। नेक्स्ट सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट टीआईडी फ्रॉम कोर्सेज। तो देखिए यहाँ पर टीआईडी के में सेलेक्ट करेंगे, ये कोर्सेज 101, 103, 104, 105, ये पूरी सीरीज हमारे पास में शो हो जाएगी। नेक्स्ट सेलेक्ट टीआईडी, काउंट, हैस्ट्रिक, मीन फीस फ्रॉम कोर्स ग्रुप बाय टीआईडी हैविंग काउंट लेस देन 1। तो देखिए यहाँ पर टीआईडी, मीन फीस यानी उसके पूरा क्वेरी चलाएंगे हम, और मेरे पास में डेटा निकल के आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट काउंट की है ये, सेलेक्ट काउंट सम फीस फ्रॉम कोर्स वेयर स्टार्ट डेट इस डेट तक। तो देखिए जैसे ही मैं अगर ये कोर्सेज चलाता हूँ, काउंट, एस्ट्रिक, सम फीस को सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास में ये डेटा निकल के आएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट, अब हमारे पास में सेक्शन सी चालू होता है। सेक्शन सी के अंदर देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास में, अरुण ओपन्ड हिज ईमेल एंड फाउंड दैट हिज इनबॉक्स वाज फुल, हंड्रेड्स ऑफ अनवांटेड मेल। अरुण नाम से मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसने अपना ईमेल ओपन किया है, जिसमें खोलते ही उसके पास में एक फुल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अनवांटेड मेल पड़े हैं। इट लुक हिम अराउंड 2 hours टू डिलीट दीज अनवांटेड मेल एंड फाइंड टू, उसको उन अनवांटेड मेल्स को डिलीट करने में 2 घंटे लगेंगे। फाइंड द रिलेवेंट वन इज इनबॉक्स, व्हाट मे बी द cause ऑफ हिज रिसीविंग सो मैनी unsolicited mails, what can Arun do to prevent this happening in future। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं आंसर के ऊपर। अरुण's ईमेल हैज बीन अटैक्ड विद स्पैम, उसके ईमेल के ऊपर स्पैम हुआ है ना। दीज मे बी प्रमोशनल मेल्स फ्रॉम डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट ग्रुप्स, अरुण मस्ट हैव checked some promotional offers while surfing the internet।
है ना, ही शुड क्रिएट फिल्टर इन हिज ईमेल्स टू स्टॉप रिसीविंग दिस अनवांटेड मेल्स। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन सी के अंदर। अज्यूम दैट 50 एम्प्लॉयज आर वर्किंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ईच एम्प्लॉय हैज बीन अलॉटेड ए सेपरेट वर्क स्टेशन टू वर्क। इन दिस वे all computers are connected through the server and all these workstations are distributed over 2 floors. In each floor all the computers are connected to a switch. Identify the type of network. Good. Local area network. This is the right answer, local area network. यानी लोकल एरिया नेटवर्क यानी हम बोल सकते हैं कि एक ही बिल्डिंग में जो नेटवर्क कंप्लीट किया गया है, एक ही एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नेटवर्क बिछाया गया है, जो जाल बिछाया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। योर फ्रेंड विशेस टू इंस्टॉल ए वायरलेस नेटवर्क इन हिज ऑफिस, एक्सप्लेन हिम द डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के बारे में बात करते हैं। तो जितनी भी केबल्स होती हैं हमारी, जितनी भी टोटल ऑफ केबल्स होती हैं, वो सारी केबल्स किस में आती हैं? गाइडेड मीडिया में काम आती हैं। और जितना भी वायरलेस नेटवर्क होता है वो सारा हमारा अनगाइडेड में काम आता है। जितना भी वायरलेस काम होगा वो सारा अनवांटेड में काम, अनगाइडेड में काम आएगा। तो आंसर की तरफ चलते हैं। गाइडेड मीडिया यूजेस केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर, whereas unguided media uses waves. तो वायरलेस यानी वायरलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द एक्सपेंडेड नेम फॉर द फॉलोइंग एब्रीवेटेड टर्म्स यूज्ड इन नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम नेटवर्किंग में यूज में लेते हैं। इनकी फुल फॉर्म के बारे में हम जानते हैं। CDMA। तो CDMA की जो फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट XML, XML की होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। तो देखिए ये हमारा मोबाइल नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल काम आता है, ये हमारा वेबसाइट में काम आता है, ये हमारा वेबसाइट में और सर्वर्स पे काम आता है, और देन ये भी हमारा ब्राउज़र और URL के काम आता है। तो देखिए ये आज का जो मॉडल पेपर था, परिष्कार परिवार की तरफ से ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है जो कि कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए है। तो बहुत ही हेल्पफुल है ये CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग इस मॉडल पेपर को देखें और इसको पढ़ें, जो कि आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देन परिष्कार परिवार की ओर से आप सब, परिष्कार परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस तरीके के मॉडल पेपर आपके सामने प्रेजेंट करना, और हमें ये इसके लिए भी बहुत धन्यवाद के पात्र होगा परिष्कार परिवार के। एक्चुअल में ये मॉडल पेपर बना के हमें देते हैं और हम आपके सामने एलोबरेट कर पाते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।